एशियन पेंट्स तो इतना नीचे आ गया है, तो इसमें क्या करना चाहिए? क्या सब बेच के निकल जाए? क्या ये खुद को प्रूव कर पाएगा? क्या एशियन पेंट्स कंपटीशन में टिक पाएगा? जानते हैं इसी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और एशियन पेंट्स तो काफी दिनों से टूटते जा रहा था और सबको पता है कि बिरला ग्रुप्स पेंट की बिजनेस में एंट्री मार चुका है। ग्रासिम ने अपने 3 प्लांट लॉन्च किए हैं बिरला ऑपस के नाम से। JSW भी है, पीडीलाइट भी है, मतलब बड़े बड़े प्लेयर एंट्री मार चुके हैं। ऊपर से CLSA ने भी डाउनग्रेड किया है। तो ऐसे में जो एस्टेब्लिश कंपनी है जैसे कि एशियन पेंट्स, उसको अफेक्ट हो सकता है, ऐसा मार्केट को लगता है। तो इतने बड़े कंपटीशन के बाद एशियन पेंट्स खुद के मार्जिन को कैसे कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, जो मोनोपोली होती है वो बड़ी मुश्किल से कंपनी क्रिएट करती है और जब कंपनी पे डाउट्स आता है तो शेयर प्राइस तेजी से टूटने लगता है। लेकिन अगर मोनोपोली फिर से क्रिएट करती है कंपनी, फिर से कंपटीशन पे खरी उतरती है, तो फिर से ऊपर जा सकती है और फिर से शेयर प्राइस ऊपर जाता है। कंपनी 70-80 साल से यही कर रही है। आपको क्या लगता है कंपटीशन पहले नहीं था? बर्जर पेंट है, इंडिगो पेंट है, शालीमार है, कंसाई है, एक्सो है, ये सब पहले कंपटीशन में ही तो थे। हाँ, बिरला का नाम बड़ा है तो कंपटीशन भी बड़ी होगी, लेकिन क्या एशियन पेंट्स में पोटेंशियल है? मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या एशियन पेंट्स में पोटेंशियल है इस कंपटीशन को टक्कर देने की? आपका जवाब अगर हाँ है या ना है, जो भी आप कमेंट्स में बताइए मुझे। CLSA ने डाउनग्रेड किया है। देखो, जब कंपनी नीचे आती है तो फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रांग हो, डरावने आर्टिकल्स आते हैं, सभी फंड हाउसेस और एनालिस्ट है उनके व्यूज नेगेटिव हो जाते हैं, बेचने की सलाह देते हैं सब। मतलब क्या पता, शायद उनको नीचे से खरीदना हो। और जब कोई कंपनी भाग रही होती है, रैली मारती है, तो फंडामेंटली चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, सबके व्यूज अचानक से पॉजिटिव हो जाते हैं, बाय करने की सलाह देते हैं। शायद उनको ऊपर अपना माल बेचना हो। अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स है एशियन पेंट्स के, तो आपको तो कंपनी की चाल पता होगी। दूसरी बात, देखो, जब भी कोई नया इन्वेस्टर, मतलब रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में नई नई एंट्री करता है तो सबसे पहले इधर उधर पूछता है, यूट्यूब पे देखता है, टीवी पे देखता है, सब जगह पूछने लगता है कि कौन सी कंपनी लेना चाहिए। और थोड़ा भी रिसर्च किया तो उसको पता चल ही जाता है कि स्टेबल कंपनी लेना है जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। तो कंपनी सिक्योर चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नया इन्वेस्टर है वो 40-50% का लॉस सहन नहीं कर सकता, जैसे कि स्मॉल और मिड कैप कंपनी दे सकती है। और इसलिए वो लार्ज कैप लेता है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर, जैसे एशियन पेंट है, पीडीलाइट है, TCS है, रिलायंस है। तो ये भूल जाता है कि कंपनी लार्ज कैप है, कंसिस्टेंट है, 40-50% गिरेगी तो नहीं, लेकिन 40-50% ऊपर चढ़ेगी भी नहीं अचानक से। लेकिन क्या होता है, अचानक से कोई बैड न्यूज आ गई, जैसे अभी एशियन पेंट में आ गई ग्रासिम की, तो वो डर के लॉस में निकल जाता है। लेकिन लेते वक्त क्या पढ़ के लिया था? विप्रो ने इतने लोगों को करोड़पति बनाया, 7 करोड़। इन्फोसिस ने इतने लोगों को करोड़पति बनाया, एशियन पेंट्स ने इतने लोगों को करोड़पति बनाया, जो कि 100% सही है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बनाया। मतलब आपने 1 साल पहले एशियन पेंट्स लिया है और आज अगर वो उसी भाव में मिल रहा है तो आप बेच के निकल जाएंगे, तो फिर लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे बनाएंगे? आप एशियन पेंट्स का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, उसने लोगों को करोड़पति तो बनाया, लेकिन बीच बीच में कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बैड न्यूज आई होंगी, कितने एनालिस्ट ने उसको डाउनग्रेड किया होगा, ये सोचिए। कितनी बार वो गिरा होगा, गिर के ऊपर आया होगा, कितनी बार लोगों ने उसको बेचने की सलाह दी होंगी, कितने बार तो 2-2 साल तक रिटर्न भी नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी ऊपर आया, लोगों की वेल्थ बनाई। लेकिन ग्रासिम से थोड़ा अफेक्ट तो होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ग्रासिम ने अपनी पेंट्स की दुकान चालू कर दी तो एशियन पेंट्स की पेंट की दुकान बंद हो जाएंगी कल से। इसको आप ऐसा समझो कि आपकी एक मार्केट में, चौक में बड़ी सी दुकान है, बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है आपका, आपकी मोनोपोली भी है उस चौक में और काफ़ी प्रॉफिट में है आप, और अचानक से न्यूज़ आ जाए कि कोई एक बड़ा सा शेठ आके आपके सामने एक दुकान लगाने वाला है, तो क्या आप अपनी दुकान बंद कर दोगे? उसके पास बड़े बड़े प्लान्स है मार्केट कैप्चर करने के लिए, तो क्या आप चुपचाप बैठ के उसके प्लान्स देखते रहोगे? मतलब आपके पास कुछ प्लान ही नहीं है, आप दुकान बंद कर दोगे और चले जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मतलब एशियन पेंट्स चुपचाप नहीं बैठेगा भाई, उनके पास भी बड़ी बड़ी R&D की टीम है जो कैसे मार्केट में कैसा प्लान लाना चाहिए वो भली भांति जानते हैं, इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी पता है। हाँ, कुछ परसेंट शेयर तो ग्रासिम ले ही सकता है, इस बात को तो डिनाई कर ही नहीं सकते, लेकिन ये डरने वाली बात तो है नहीं। इससे एशियन पेंट का ये तो अंत है ही नहीं जो लोग सोच रहे हैं बहुत लोग। अगर वो प्लान्स ला सकते हैं तो एशियन पेंट्स भी बड़े बड़े प्लान्स ला सकता है। बिजनेस उनको भी आता है, 70-80 साल से वही तो कर रहे हैं। ऐसे तो सारे बिजनेस में कोई ना कोई प्लेयर आता ही है, नया प्लेयर आते रहता है या पुराना प्लेयर भी एंट्री मारता है। इससे ज्यादा आगे मुझे एशियन पेंट्स में 5 से 7% की ही गिरावट दिखती है। शायद वो भी नहीं हो, शायद हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा की गिरावट दिखती तो नहीं है। और अभी तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे खड़ा है। अगर मुझे पूछोगे
तो ऐसे अट्रैक्टिव प्राइस पे तो मैं और लेता हूँ। मतलब दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन, एक्चुअली दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, काइंडली कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ऐसे अट्रैक्टिव प्राइस पे तो मैं और लेता हूँ और एक्यूमुलेट करता हूँ, और करना भी चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि यहाँ से और 25-30% एशियन पेंट गिर सकता है, तो ये तो गलत लगता है मुझे। हाँ, चढ़ते वक्त भी वो आराम से चढ़ेगा, इसका भी ध्यान रहे, लेकिन आज लिया और कल बढ़ेगा ऐसा भी मत सोचो। मतलब कल आधा %, 1%, 2% गिर भी सकता है, क्या पता। अगर पैनिक होते हो तो इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि पिछले 1-2 साल में अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करते एशियन पेंट के बजाय तो भी ज्यादा रिटर्न मिलता, और ये बात सही भी है। पिछले 1 साल में तो निफ्टी ने ज्यादा रिटर्न दिए एशियन पेंट से। लेकिन बॉस, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम है। लॉन्ग टर्म में देखो, निफ्टी जमीन पे है और एशियन पेंट आसमान में है। शॉर्ट टर्म में तो कोई भी 10%, 20% ऊपर जा सकता है, एक दिन में भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ बननी चाहिए। हाँ, लेकिन इसके बाद ये इतना रिटर्न्स बना के देगा कि नहीं, ये तो पता नहीं। अगर एग्रेसिव प्लान्स लेके आएगा, बिजनेस प्लान्स, एशियन पेंट्स, तो दे भी सकता है। सबको लगता है कि बड़ा मार्केट कैप है इसका, 2-2.5 लाख, 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो क्या यहाँ से 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। इतना बड़ा देश है, इतना ग्रोथ है, इतना कंजप्शन है, तो मार्केट कैप बढ़ भी सकता है, डबल भी हो सकता है। अच्छा, और एक बात, 50 के पीई पे ये खड़ा है भाई, इसके पहले 80-85 की पीई पे बिकता था। सोचो, 3 साल, 5 साल, 10 साल सबके मीडियन पी के नीचे मिल रहा है अभी। 50 का पी, मतलब सोचो और कितना करेक्शन होगा इसमें। इस लेवल पे तो खरीदना चाहिए, ना कि बेचना चाहिए। याद करो, बी ग्रीडी व्हेन मार्केट आर फेयरफुल। आगे तो आपको पता है, 10 साल की सेल्स की ग्रोथ इसकी 13% है, प्रॉफिट की ग्रोथ 14% है, स्टॉक प्राइस का CAGR 20% है। तो क्या आगे भी इतना देगा? दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये तो बिजनेस और प्रॉफिट पे डिपेंड है। लेकिन इसका आंसर म्यूचुअल फंड वाले भी जानते हैं। मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में एशियन पेंट ऑलरेडी है। गूगल पे जाके एक बार चेक करो कि कौन से म्यूचुअल फंड में एशियन पेंट्स की होल्डिंग है। मतलब हमसे थोड़ी बेटर एनालिसिस तो वो करते ही होंगे शायद, मे बी, आप सोच सकते हो। और एक बात, अगर बहुत ही पैनिक हो रहे हो, मतलब बहुत ही पैनिक हो रहा है कि फ्यूचर क्या होगा, मतलब अगर मुझे पूछोगे कि ग्रासिम इसको अफेक्ट कर सकता है तो क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने पोर्टफोलियो के 2-3-4% ग्रासिम में एलोकेट कर दूंगा, लेकिन एशियन पेंट्स को लॉस में नहीं बेचूंगा। ये तो बेवकूफी होगी। तो क्या एशियन पेंट्स खुद को प्रूव कर पाएगा? तो मुझे तो लगता है एशियन पेंट्स खुद को प्रूव कर पाएगा और कर सकता है। उसमें फुल पोटेंशियल है, फुल R&D के प्लान्स है, और कंपटीशन कितनी भी आ जाए, उनका बिजनेस करने का तजुर्बा 70-80 सालों से भी ज्यादा है, तो उसमें पूरा पोटेंशियल है। एशियन पेंट्स प्रूव कर सकता है खुद को। तो ये था एशियन पेंट्स के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ नॉलेज मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।